बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एटॉमिक हैबिट्स का पहला चैप्टर जो है, पहले पार्ट का पहला चैप्टर का आज हम रिव्यू करने लगे हैं। एटॉमिक हैबिट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। आपने हम कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से भी इस बुक के बारे में सुना होगा। तो अक्सर ही इस बुक को आपने यकीनन इसकी कुछ ना कुछ चीज़ें आपने हर जगह सुनी ही होंगी। तो इसके अंदर से हम वाक़ई बहुत कुछ अ, सीखेंगे हम इस बुक से, और होपफुली आप भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो इसका जो पहला पार्ट शुरू हो रहा है अब, उसका टाइटल है द फंडामेंटल्स और व्हाई टाइनी चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी में कैसे बड़ी तब्दीली लेकर आती हैं, ये पार्ट शुरू हो रहा है बेसिकली इसका। अब इसका जो पहला चैप्टर है उसके अंदर उसका जो टाइटल है द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, मतलब कि हम इसके अंदर एटॉमिक हैबिट्स की सरप्राइजिंग पावर्स, उसकी पावर्स के बारे में देखेंगे कि क्या-क्या चेंजेस जो है ना एटॉमिक हैबिट्स एक इंसान की ज़िंदगी में लेकर आ सकती हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट में ही जो है वो राइटर ब्रिटिश साइकिलिंग स्पोर्ट्स का ज़िक्र कर रहे हैं। साइकिलिंग जो कि रेस होती है, साइकिल्स की रेस होती है ओलंपिक्स में और वैसे भी मैराथन वगैरह, उसके बारे में ज़िक्र करते हैं कि 2003 में ब्रिटिश साइकिल इंडस्ट्री चेंज होगी इस तरीके से कि इनमें एक कोच को ये लेकर आते हैं जिनका नाम होता है डेव ब्रेलफर्ड। डेव ब्रेलफर्ड वो इसलिए लाया जाता है कि वो इन स्पोर्ट्स में, साइक्लिंग स्पोर्ट्स में ब्रिटेन के बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आए हैं, क्योंकि 100 साल से ज़्यादा हो चुके होते हैं। उन्होंने सिर्फ़ एक ही गोल्ड मेडल जीता होता है 1908 में। 1908 के बाद इन्होंने कोई भी मेडल नहीं जीता होता इसमें। इवन के जो मैराथन रेसेस वग़ैरह होती हैं, एक बहुत ही बड़ी रेस होती है टूर टूर डी फ्रांस, ये फ्रांस में होती है, फ्रेंच का वर्ड है टूर डी फ्रांस। वो 100 साल से ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, लेकिन इन्होंने कोई मेडल वग़ैरह नहीं जीता होता। तो ये ब्रिटेन के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, इसीलिए वो अब एक कोच को लेकर आते हैं, डेव ब्रेलफर्ड को। अब इनका ज़िक्र राइटर इसलिए कर रहा है क्योंकि ये आते हैं और अ, इनका ये मानना होता है कि आप अगर आपको एक प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड करो और फिर डिटेलिंग पे काम करना शुरू करो। ये फिर बेसिकली ऐसे ही करना शुरू करते हैं, उस प्रॉब्लम्स को, बड़े प्रॉब्लम को ये छोटे हिस्सों में डिवाइड करके फिर उसकी डिटेलिंग पे काम करना शुरू करते हैं। अब इन्होंने क्या काम करना शुरू किया, अब स्पोर्ट्स को किस तरीके से इन्होंने बेहतरी लाना शुरू की। इन्होंने छोटी-छोटी चीज़ों पे इसलिए इस तरीके से काम करना शुरू किया, स्मॉल एडजस्टमेंट्स करना शुरू की। स्मॉल एडजस्टमेंट्स लाइक इन्होंने बाइक की सीट्स को रीडिज़ाइन किया, उसको कंफर्टेबल बनाया। और जो बाइक के टायर्स होते हैं, मोटरसाइकिल्स के टायर होते हैं, उनको अल्कोहल से रब किया ताकि उससे उसकी ग्रिप अच्छी हो जाए। इन्होंने उनके जो सूट्स होते हैं, राइडर्स के जो सूट्स होते हैं, उसको इलेक्ट्रिकली हीटेड इस तरीके के सूट्स उनके लिए बनवाए कि ताकि राइडर जो है वो कंफर्टेबल उसमें फ़ील करे, और फिर उनको डिफरेंट सेंसर्स के ज़रिए उनके फैब्रिक्स को पहना के उनको मॉनिटर किया गया। उनको एरोडायनामिकली डिफरेंट विंड टनल से गुज़ार के उनके सूट्स इस तरीके से डिज़ाइन किए गए कि उनके फिर एरोडायनामिक्स चेक किए गए कि किस तरीके से वो अ राइडर के लिए, जो भाई साइक्लिस्ट है उसके लिए किस तरीके से कंफर्टेबल है, और वो डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से उसके ऊपर साइक्लिस्ट के ऊपर असर होता है। तो ये छोटी-छोटी डिटेलिंग है जो उन्होंने वो इस पे ध्यान दिया। इवन कि जिस जो साइ उनकी साइक्लिस्ट की टीम थी, वो साइकिल्स उनके जिस ट्रक में रख के जाते थे, उस ट्रक को अंदर से स्पेसिफिकली व्हाइट कलर किया था कि वो डस्ट पार्टिकल्स साइकिल पे ना आ जाएँ, और फिर इससे साइकिल को भी, मतलब छोटी-छोटी चीज़ों पे उन्होंने इस तरीके से ध्यान दिया। और फिर साइक्लिस्ट के उन्होंने उनके उनका खाना-पीना, उनके इवन के मैट्रेसेस और पिलो, मतलब तकिए और बिस्तर जो थे उनके, उस उन पे उन्होंने डिटेलिंग पे काम किया ताकि अच्छे तरीके से उनको नींद आ सके रात में। और फिर एक एक उनको उनकी हाइजीन का बड़ा ख़्याल किया गया ताकि वो बीमार ना पड़ें ज़्यादा। तो छोटी-छोटी चीज़ों पे उन्होंने इस तरीके से ध्यान दिया, उसका नतीजा फिर ये निकला 5 साल के अंदर, 2008 के अंदर, कि जो ब्रिटेन जो बिल्कुल ही 100 साल से कोई मेडल नहीं जीता था, सिर्फ़ एक ही गोल्ड मेडल जीता था। तो नेक्स्ट ईयर ना सिर्फ़ उन्होंने टूर डी फ्रांस आगे आगे चल के 8 सा आगे तकरीबन 8 साल से 7-8 साल तक वो सिर्फ़ ना सिर्फ़ टूर डी फ्रांस जीतते रहे, बल्कि ओलंपिक्स में भी उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देने से कितना फ़र्क पड़ता है।
अब व्हाई स्मॉल हैबिट्स मेक अ बिग डिफरेंस, अब ये छोटी-छोटी चीज़ें किस तरीके से बिग डिफरेंस लेकर आती हैं। अब हम राइटर के मुताबिक हम बड़ी चीज़ों पे तो बड़ा ध्यान देते हैं कि जो भी हमारी लाइफ़ का डिफाइनिंग मोमेंट होता है, हम उसके ऊपर तो बहुत ज़ोर देते हैं, और उसको हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। लेकिन हम जो छोटी-छोटी स्मॉल हैबिट्स होती हैं, जो छोटे-छोटे स्मॉल एक्शंस होते हैं, उनको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको अंडर एस्टिमेट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको फ़ौरी परफ़ॉर्म करने से हम कोई सिग्निफिकेंट चेंज फ़ौरी तौर पे हम नहीं देखते। तो लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं बहुत मायने रखती हैं। इवन कि आप अगर वेट लूज़ करना चाह रहे हों, या बिज़नेस बिल्ड करना चाह रहे हों, या राइटिंग अ बुक करना चाह रहे हों, या कोई विनिंग अ चैंपियनशिप करना चाह रहे हों, ये कोई भी आपका गोल हो, तो छोटी चीज़ें हों ना, वो हमेशा उन पे ध्यान देने से ही आप बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं। अब इसमें इनकी थ्योरी ये है कि इम्प्रूव 1% डेली, मतलब गेट बेटर 1% ईच ईच डे, मतलब हर दिन जो है ना आप 1% अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर दें। अब रोज़ाना अगर आप अपने आप को 1% इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे, तो उसका जो नतीजा आएगा, अगर आप ये पूरे इन्होंने चार्ट्स के ज़रिए से बताया है कि ग्राफ के ज़रिए से बताया है कि अगर आप रोज़ाना 1% अपने आप को डेली इम्प्रूव करेंगे, तो साल बाद जो है ना आप साल बाद 1 साल के बाद आप उसमें इतना परफ़ेक्ट हो चुके होंगे कि जब आप वो काम करेंगे, तो वो 37.78% जो है ना आप उसके अंदर अ, उस चीज़ के अंदर आप इस कदर महारत हासिल कर लेंगे कि बिकॉज़ इसीलिए एक कंपाउंड इफ़ेक्ट शुरू हो जाएगा कि रोज़ाना आप एक चीज़ को परफ़ॉर्म करेंगे कंसिस्टेंटली, तो 1 साल के बाद उसमें इस कदर आप परफ़ेक्ट हो जाएँगे उसके अंदर, तो वो एक आपकी हैबिट भी बन जाएगी, और उससे आप अपने आप को गेट बेटर भी कर लेंगे। लेकिन उसके बरक्स आप उल्टा करेंगे कि मतलब 1% आप रोज़ाना अपने आप को बेटर करने की जगह अपने आप को वर्स करते चले जाएँगे, तो वो आप टोटली डिक्लाइन की तरफ जाएँगे। तो 37 टाइम्स बेटर आफ्टर 1 ईयर, तो मतलब 37 गुना जो है ज़्यादा आप अच्छा परफ़ॉर्म कर सकेंगे अगर आप डेली उसी चीज़ को परफ़ॉर्म करते हैं तो। तो ये एक तरह से कंपाउंड इफ़ेक्ट है, जैसे कंपाउंडिंग होता है पैसों में, इसी तरीके से ये सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट होता है। छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत मायने रखती हैं। अच्छा, अभी दिखने में तो बहुत छोटी-सी चीज़ लगती है कि अगर आप छोटी-छोटी हैबिट्स जो हैं, छोटे-छोटे काम जो हैं, कि लगता तो ऐसे है कि जैसे कोई बड़ा डिफ़रेंस नहीं लेकर आएँगी। लेकिन ये एक कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे काम करती हैं, और ये मल्टीप्लाई होती रहती हैं जैसे-जैसे आप इन पे डिटेलिंग पे काम करते हैं और कंसिस्टेंटली करते रहते हैं, तो ये उस वक़्त तो आपको लगेगा कि जैसे ये काम नहीं कर रही है, लेकिन ये इन द लॉन्ग रन ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देती है। जैसे सेम ये ऐसे ही है कि अगर आप हर महीने कुछ पैसे बचाएँगे, तो यकीनन आप फ़ौरन मिलियनेयर तो नहीं बन जाएँगे। या अगर आप 3 दिन लेट्स से जिम जाते हैं, तो 3 दिन में तो आपकी बॉडी शेप में तो नहीं आएगी। या आप इसी तरीके से कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो फ़ौरी तौर पे आप कोई लैंग्वेज भी नहीं सीख सकते। लेकिन इन द लॉन्ग रन इसको देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदे में होगी। अब आप इसको 1% गेट बेटर ईच डे का जो कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली राइटर ने इस तरीके से मिसाल के तौर पे समझाने की कोशिश की है कि अगर एक प्लेन है, अगर उसको 1 डिग्री आप एक साइड पे मोड़ देंगे, 1 डिग्री उसको अगर मोड़ देंगे, लेट्स से कि आपने जाना टर्की है, लेकिन अगर आपने 1 डिग्री प्लेन की नोज़ जो है और लेफ़्ट पे मोड़ दी, तो वो टर्की की बजाय इन द लॉन्ग लॉन्ग उसमें देखा जाए, डिस्टेंस में देखा जाए, तो वो टर्की की बजाय आप कहीं से कहीं निकल जाएँगे। टर्की की बजाय आप किसी और मुल्क निकल जाएँगे। तो ये भी इसी तरीके से ही है कि आप 1% अपने आप को बेटर करते रहें, और इन द लॉन्ग रन वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। अच्छा, ये सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल की बात नहीं है, ये बेसिकली पाथ है वो कि जिस पे आप अपने आप को डालना चाह रहे हैं, जिस पाथ पे आप अपने आप को पुट करते हैं कि कोई चीज़ अचीव करने के लिए। मिसाल के तौर पे, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, तो अब उसका पाथ तो ये है कि आप जितना अर्न करते हैं उससे कम स्पेंड करें। अब ये एक प्रोसेस है, ठीक है? अब ये एक हैबिट होगी कि आपको जितना आप अर्न कर रहे हैं उससे कम आप उससे उसकी उसमें से आपने अब बचानी है कोई चीज़, उसमें से हर मंथ आपने कुछ ना कुछ सेविंग्स अपने पास रखनी है। अब ये एक तरह की हैबिट है। इसी तरीके से अब प्रोसेस है, ये एक हैबिट है जो आपको हर महीने अपनी अर्निंग में से हर महीने या हर डेली, जो भी आपकी जिस तरीके का भी प्रोसेस आपका है, अर्निंग है, उसी तरीके से आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने
कोई और आपकी कोई हैबिट्स हैं, आपने अपने आप को फ़िटनेस करना है, अपना वेट लूज़ करना है, तो आपको डेली बेसिस पे एक हैबिट अपनानी पड़ेगी। अपना वेट लूज़ करने के लिए आपको जिम जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी। अब ये एक हैबिट है, तो ये कंसिस्टेंटली जब आप करेंगे तभी आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके की अ, हैबिट्स डेली बेसिस पे अचीव करने हैं। बेसिकली 1% गेट बेटर ईच डे। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकेंगे। तो ये प्रोसेस का नाम है, इसमें आपने इन द एंड गोल को नहीं देखना सिर्फ़, लेकिन आपने प्रोसेस पे फ़ोकस करना है। प्रोसेस क्या है? वो हैबिट है, अ, वो चीज़ टास्क है जो आपने डेली बेसिस पे अचीव करना है। उसका रिज़ल्ट आपने उस पे फ़ोकस नहीं करना है, आपने बस कंसिस्टेंटली उसको अपने आप को करते जाना है। कल आपने जितना वेट उठाया, आज कोशिश करें उससे स्लाइटली मोर वेट उठाएँ। लास्ट महीने आपने जितना सेव किया, इस महीने स्लाइटली मोर अपने आप को उस सेविंग अपनी इंक्रीज़ करें। तो ये छोटे-छोटे स्मॉल स्टेप्स हैं जो आपका गोल है, जो वो गोल पे फ़ोकस नहीं करना, आपने प्रोसेस पे फ़ोकस करना है। तो बेसिकली ये मकसद है इसका। अच्छा, हैबिट्स भी 2 तरह की होती हैं। एक तो अच्छी हैबिट होती है, गुड हैबिट, और एक बैड हैबिट होती है। अब राइटर इसको एक दो-धारी तलवार के तौर पे मिसाल दे रहा है कि अगर अच्छी हैबिट होगी तो वो आपको इन द लॉन्ग रन बहुत फ़ायदा देती है। लेकिन अगर वो नेगेटिव या गलत हैबिट है तो वो आपको और ज़्यादा आपको डिक्लाइन की तरफ लेके जाएगी। इवन कि वर्स्ट सिचुएशन में भी आपको ले जा सकती है। वो हैबिट कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव हैबिट्स कुछ भी हो सकती है। तो ये एक तरह से ना हैबिट्स कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट में काम करती है। कंपाउंडिंग इन इन द सेंस, आपको इस तरीके से मैं आपको मिसाल दूँ, जैसे 3+3+3, ये तो सिर्फ़ एक्यूमुलेट हो रहा है, लेकिन कंपाउंडिंग में चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, जैसे 3 इंटू 3, फिर 10 इंटू 3, अब 3 3 ज़ा 9, फिर 9 3 ज़ा, फिर इसी तरीके से इंटू 3 मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब हैबिट्स भी सेम लाइक ऐसे ही वर्क करती हैं कि अम, हैबिट्स में आपकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अगर तो अच्छी हैबिट है तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी इन द लॉन्ग रन। अगर गलत कोई नेगेटिव हैबिट है आपकी तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली है। एक तरह से कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट है। अब ये कंपाउंडिंग अ, कैसे आपके लिए काम करता है और कैसे अगेंस्ट आपके काम करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कोई नेगेटिव हैबिट भी होती है, पॉज़िटिव भी होती है। अभी कंपाउंडिंग में भी अगर तो वो पॉज़िटिव कंपाउंडिंग है, तो वो आपके हक में फ़ायदा वो आपके फ़ायदे में है। अब पॉज़िटिव कंपाउंडिंग में किस तरीके की कंपाउंडिंग है? प्रोडक्टिविटी कंपाउंडिंग है, नॉलेज कंपाउंडिंग है, रिलेशनशिप कंपाउंडिंग। अब प्रोडक्टिविटी कंपाउंडिंग ये है कि भई आप अ, कोई एक नया टास्क कर रहे हैं, ठीक है? उसके लिए आप कोई नया स्किल सीखते हैं, उसमें मास्टर मास्टर करते हैं अपने आप को। अब वो टास्क, जितने ज़्यादा आप टास्क करते जाएँगे, उतना ज़्यादा आप उसमें महारत हासिल करते जाएँगे। अब ये एक प्रोडक्टिविटी कंपाउंडिंग आ रही है। डेली बेसिस पे आप कुछ नया सीख रहे हैं, डेली बेसिस पे नया टास्क को अचीव कर रहे हैं, तो आपकी एक कंपाउंडिंग हो रही है उसके अंदर। अब इसी तरीके से अगर नेगेटिव कंपाउंडिंग में देखा जाए, स्ट्रेस कंपाउंडिंग है। स्ट्रेस कंपाउंडिंग इस तरीके से है कि अब डेली बेसिस पे लेट्स से कि ट्रैफ़िक जाम होता है आपके ऑफ़िस आते-जाते या कहीं भी आते-जाते। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वेट है, आपके दिमाग के ऊपर बोझ है एक बहुत ज़्यादा। या आपका अब जो कि आपका हाई ब्लड प्रेशर का बाइस बन रहा है। और इस तरीके से और भी बहुत सारी स्ट्रेस हैं जो इन द लॉन्ग रन आपकी हेल्थ इश्यूज़, अगर आप कंसिस्टेंटली इसी तरीके से स्ट्रेस आपके सर पे सवार रहेंगी तो इन द लॉन्ग रन आपको हेल्थ इश्यूज़ हो जाएँगे। तो और नेगेटिव थॉट्स की कंपाउंडिंग है। नेगेटिव थॉट्स ये है कि आप जितना ज़्यादा कोई नेगेटिव थॉट अपने सर पे सवार कर लेंगे, या अपने आप को आप अगली या स्टूपिड या इस तरीके के अल्फाज से, अलक़ाबात से अगर आप सोचेंगे अपने आप को, देन तो वो एक चीज़, नेगेटिव थॉट्स ही आपको अपने बारे में डेवलप हो जाएगी, और इन द लॉन्ग रन आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे, और किसी से बात नहीं कर सकेंगे, या बहुत नेगेटिव चीज़ें आपके सर पे सवार हो जाएँगी। तो ये नेगेटिव थॉट्स कंपाउंडिंग है। फिर इसी तरीके से पॉज़िटिव में मैंने आपको बताया, जैसे नॉलेज कंपाउंडिंग और रिलेशनशिप कंपाउंडिंग है। तो कंपाउंडिंग हर चीज़ की, हर छोटी-छोटी चीज़ की कंपाउंडिंग हो सकती है, जो आपके लिए भी काम करती है और आपके खिलाफ भी काम करती है। तो ये आपको अपने इस चीज़ के बारे में बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब प्रोग्रेस बेसिकली किस तरीके की है? व्हाट प्रोग्रेस इज़ रियली लाइक? अब कंपाउंडिंग मैंने जैसे अभी आपको बताया कि स्मॉल स्टेप्स में वर्क करती है। अब राइटर ने एक मिसाल दी है कि आइस क्यूब की है, कि अब एक कमरे में एक आइस क्यूब पड़ी हुई है। अब वो अ, धीरे-धीरे अभी फ़िलहाल उस कमरे का टेम्परेचर ठंडा है, लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ रहा है, उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ रहा है। पहले 26 डिग्री है, फिर 27, फिर 28,
अभी आइस क्यूब जो है ना वैसी की वैसी पड़ी हुई है, अब 29 डिग्री हो गया, अब 30, 31, अब ये इतने स्टेप्स में आइस क्यूब वैसी की वैसी है, बहुत सारी आइस क्यूब्स पड़ी हैं, तो वो अभी तक इतने स्टेप्स में वो नहीं पिघली, लेकिन जैसे ही 32 पे आ गई तो अब वो 32 से पिघलना शुरू हो गई। तो कंपाउंडिंग भी बेसिकली ऐसी है कि स्टार्ट में आपको नहीं पता चल रहा होता, लेकिन एक थ्रेशहोल्ड आता है, एक दैट सर्टेन पॉइंट आता है कि उस पॉइंट के बाद जो है ना चीज़ें एकदम चेंज होना शुरू हो जाती हैं। और उस इस पॉइंट जैसे कि आइस क्यूब की मिसाल है कि वो 32 के बाद फ़ौरन से पिघलना शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से कंपाउंडिंग भी वर्क करती है कि स्टार्ट में वो आपको लगेगा कि नहीं वर्क कर रही, लेकिन फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि चीज़ें एकदम से चेंज होना शुरू हो जाएँगी। अब इस सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम को राइटर ने प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल के तौर पे एक नाम दिया है। बेसिकली ये एक सर्टेन पॉइंट है, अगर वो पॉइंट अगर आपने अचीव कर लिया ना, उससे आगे निकल गए तो चीज़ें आपके हक़ में बेहतर होने लग जाती हैं। अब वो बेसिकली पॉइंट है ये कि मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। अब बेसिकली प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल वो पॉइंट होता है आपकी लाइफ में कि लेट्स से कि अगर आप रनिंग की मिसाल ले लेते हैं। राइटर ने रनिंग की मिसाल दी है कि आप हर रोज़ रनिंग करना शुरू करते हैं। आप एक एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 1 हफ़्ता करते हैं, लेकिन आप 1 हफ़्ता करने के बाद आप ये देखते हैं कि नहीं, मेरी बॉडी में कोई चेंज नहीं आया, मैंने कोई इससे वाई वाई आई कांट सी एनी चेंज इन माई बॉडी। अगर आपने 1 हफ़्ते तक, डेढ़ हफ़्ते तक, 2 हफ़्ते तक ये रनिंग किया और आप अपनी बॉडी में कोई चेंज नहीं आता और फिर आप उससे डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उससे इस नई हैबिट जो आपने अपनाई होती है डेली रनिंग की, अब उससे फ़ॉल बैक कर जाते हैं। अब फ़ॉल बैक करने के बाद वही आप अगर डेली उस हैबिट्स को करना छोड़ देंगे तो ये बेसिकली पॉइंट होता है प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जो डिसअपॉइंटमेंट का पॉइंट होता है ना, अगर उसको आपने अचीव कर दिया, लेट्स से कि 2 हफ़्ते के बाद तीसरे हफ़्ता भी मैं कंटिन्यू रनिंग करना शुरू कर दूँ, तो फिर मैं अपनी बॉडी में चेंजिंग देखना शुरू कर दूँगा। तो वो पॉइंट अगर मैंने सही तरीके से अबूर कर लिया, जिसको उसका नाम दिया है प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। लेटेंट पोटेंशियल अगर उसको मैंने अबूर कर लिया, देन फिर मैं जो है ना उसको कंसिस्टेंटली कर सकता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि 40 दिन तक अगर हम नमाज़ें पढ़ना शुरू करते हैं तो 40 दिन के बाद आपको आदत हो जाती है। तो बेसिकली लेकिन अगर आपने 20 दिन पढ़ा और फिर छोड़ दिया, तो वो बेसिकली पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, कि अगर वहाँ पे मैं डिसअपॉइंट हो गया और फिर मैंने वापस अपनी हैबिट को फ़ॉल बैक कर दिया, तो वो एक बेसिकली एक पॉइंट था। इसको राइटर ने फिर एक उससे एग्ज़ाम्पल से समझाया है कि ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, जिसके अंदर अगर इस पॉइंट तक मैंने वो हैबिट जो भी उसको कंसिस्टेंटली करता रहा, देन तो फिर ये जो एरो ऊपर जा रहा है सीधा, ये तो फिर मैं समझें कि वो हैबिट बन गई मेरी, उससे मैं फ़ायदा हासिल करूँगा। लेकिन अगर यहीं पर ही मैंने उसको डिसअपॉइंट होके छोड़ दिया, तो ये जो अ, आया, ये पॉइंट बेसिकली पॉइंट ऑफ लेटेंट पोटेंशियल है। तो इस चीज़ के बारे में राइटर ने हमें बताया। अच्छा, अब इसमें राइटर ने वो कुछ चीज़ों के बारे में बताया कि गोल्स ओरिएंटेड और सिस्टम ओरिएंटेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि राइटर ने ये कहा है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो गोल ओरिएंटेड कुछ लोग होते हैं जो गोल ओरिएंटेड वर्क करते हैं, और अच्छी चीज़ है, गोल ओरिएंटेड चीज़ें भी होनी चाहिए, लेकिन गोल ओरिएंटेड चीज़ मतलब लेट्स से कि मैंने एक चैंपियनशिप जीतनी है, चेस चैंपियनशिप लेट्स से मैंने जीतनी है। अब मेरा गोल है कि मैंने चेस चैंपियनशिप जीतनी है। तो अगर तो मैं वो चेस का जो टूर्नामेंट है वो मैं जीत गया, अब मेरा ये गोल है। अब उस जब मैंने गोल वो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस भी करना शुरू किया, डेली चेस खेलना शुरू किया, डेली मेहनत कर रहा हूँ मैं, हैबिट मैंने अपनी बना ली, माइंड मेरा तेज़ हो रहा है उससे चेस खेलने से। लेकिन जब मैंने वो चेस चैंपियनशिप टूर्नामेंट जीत लिया, अब क्योंकि ये गोल ओरिएंटेड मैंने चीज़ बनाई हुई थी, जैसे ही मैंने वो गोल अचीव कर लिया, मैंने अपनी वो डेली चेस खेलने की हैबिट जो है ना छोड़ दी। अब ये वो पॉइंट आता है कि आपने जो अब ये आप नेगेटिव उसमें चले गए कि मतलब आपने टूर्नामेंट जीता, आपने उसकी सेलिब्रेशन की और देन आपने वो हैबिट ही छोड़ दी। तो ये चीज़ गलत है। अब ये गोल ओरिएंटेड चीज़ थी। अब ये होती है सिस्टम ओरिएंटेड। सिस्टम ओरिएंटेड ये है कि आपने गोल पे फ़ोकस नहीं करना, आपने सिस्टम पे फ़ोकस करना है। आपका फ़ोकस ये होना चाहिए कि आपने डेली चेस खेलनी है, अपने माइंड को इम्प्रूव करना है। डेली आप इसको हैबिट बना लें, ये कि डेली आप खेलेंगे तो इम्प्रूव होंगी, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी इम्प्रूव होगी। तो बेशक टूर्नामेंट आता है, टूर्नामेंट आया, जीत गया, एक टूर्नामेंट जीत लिया, दूसरा टूर्नामेंट जीत लिया, तीसरा टूर्नामेंट जीत लिया। लॉन्ग टर्म में सिस्टम ओरिएंटेड चीज़ें जो है ना वो हमेशा आपको फ़ायदा देती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ़ गोल ओरिएंटेड चीज़ें देखेंगे, तो गोल ओरिएंटेड के बाद जो है ना आप वो
मोटिवेशन और चीज़ें जो है ना लूज़ कर देते हैं फिर। लेकिन सिस्टम ओरिएंटेड में जो है ना आप कंसिस्टेंटली देख चलते रहते हैं, तो आपने हमेशा चीज़ें सिस्टम ओरिएंटेड में लेके चलनी है। विनर्स एंड लूज़र्स हैव द सेम गोल्स। अब क्योंकि गोल ओरिएंटेड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि गोल ओरिएंटेड में जो विनर है, जो लूज़र है, दोनों का सेम गोल है। तो बस ये है कि कुछ आपने ज़्यादा मेहनत की होगी तो इसलिए आप जीत गए। लेकिन अगर आपने विनर बनने के बाद आप वो अपनी हैबिट छोड़ दी तो फिर विनर और लूज़र में कोई फ़र्क ना रहा, आपने उसको सिस्टम ओरिएंटेड लेके चलना है। अचीविंग अ गोल इज़ सेकंड प्रॉब्लम ये है गोल ओरिएंटेड में, अचीविंग अ गोल इज़ ओनली अ मोमेंटरी चेंज। वैसे मैंने आपको बताया कि गोल अचीव कर लिया तो वो एक मोमेंटरी चेंज हुआ, कंसिस्टेंटली लॉन्ग रन में आपका चेंज नहीं आया। अब ये बहुत लंबी-लंबी इसने एग्ज़ाम्पल दिए हैं, लेकिन मैं सिर्फ शॉर्ट-शॉर्ट कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। गोल रिस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस, मतलब गोल जो है वो आपकी हैप्पीनेस को सिर्फ उस पर्टिकुलर मोमेंट तक रखता है, उससे ज़्यादा नहीं रखता। लेकिन सिस्टम ओरिएंटेड जो है वो आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को इस तरह कदर स्ट्रॉन्ग बना देता है कि इन द लॉन्ग रन वो आपको उसको मज़ा आने लगता है उसको करते हुए, एक हैप्पीनेस आपको उसमें फ़ील होती है। लेकिन गोल ओरिएंटेड जो है, लेट्स से कि अगर वो गोल नहीं अचीव कर सके, चेस चैंपियनशिप की मिसाल लेते हैं, अगर आप वहाँ हार जाते हैं तो वहाँ आप डीमोटिवेट हो जाएँगे, आप हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप सिस्टम ओरिएंटेड होगी तो आप उससे डेली हैप्पीनेस आपको मिलेगी कुछ, आपको लॉन्ग रन में भी फ़ायदा होगा। गोल थर्ड फोर्थ प्रॉब्लम ये है कि गोल्स आर एट ऑड्स विद लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। मतलब एक वो यो-यो इफ़ेक्ट होता है, यो-यो इफ़ेक्ट ये जैसे मैंने आपको बताया कि सेलिब्रेशन हुआ, गोल अचीव किया, सेलिब्रेशन हुआ और देन ठुस बस ख़त्म। लेकिन सिस्टम जो है वो एक एटॉमिक सिस्टम ओरिएंटेड में एक एटॉमिक हैबिट्स को आपको फिर वर्क करना पड़ता है। एटॉमिक हैबिट्स में फिर आपको डेली छोटी-छोटी डिटेलिंग पे काम करना पड़ता है। चेस की मिसाल मैं फिर दूँगा, ये बुक में नहीं है, ये मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ चेस की कि चेस में ये है कि आपको फिर मूव्स का पता होता है कि कौन-सा खिलाड़ी कौन-सा पॉइंट जो है या सिपाही है या घोड़ा है या क्वीन है या जो भी है आपने चालें किस तरीके से चलनी है, किस पॉइंट को किस पॉइंट पे चलना है, तो आपको ये पता होता है और इससे आप फिर बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये सिस्टमैटिक हैबिट्स हैं, आपको फिर उनसे एन्जॉय करने लगते हैं आप सिस्टमैटिक हैबिट्स में, छोटी-छोटी चीज़ों से आप सीखते हैं। तो तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर के इसके अंदर बेसिकली मेन चीज़ जो थी वो यही थी कि स्मॉल हैबिट्स मेक बिग डिफरेंस और स्मॉल चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस, मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो लाइफ में कितना ज़्यादा चेंज लेकर आती हैं और डिटेलिंग पे आपने हमेशा काम करना है। आपने गोल ओरिएंटेड काम नहीं करना, आपने सिस्टम ओरिएंटेड करना है, लॉन्ग रन में चीज़ों को देखना है और छोटी-छोटी चीज़ों पे इसलिए काम करना है क्योंकि वो आपको इन द लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती हैं फिर। और अपनी उससे जो पॉइंट ऑफ जो अपना लैटेंट पोटेंशियल है उसको आपने हमेशा उससे डिमोटिवेट होके अपनी हैबिट्स को छोड़ नहीं देना। जैसे हम जिम जाने के लिए हम अक्सर जिम जॉइन कर लेते हैं, 3 दिन जिम जाते हैं और फिर जो है ना छोड़ देते हैं। अक्सर जिम की मिसाल हर किसी के साथ ही होती है। तो वो ही एक पॉइंट होता है कि 3 दिन गए और फिर डिमोटिवेट होके पॉइंट ऑफ लैटेंट पोटेंशियल और फिर डिमोटिवेट होके छोड़ दिया। तो इसे ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब कंसिस्टेंटली हैबिट्स अपनानी चाहिए और वो हैबिट्स जो है ना आपको लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं। इसको हम कहते हैं द एटॉमिक हैबिट्स। और यकीनन आप खुद भी कंसिस्टेंसी की पावर आपको रियलाइज़ होगी। आप जब भी कोई एक एक हैबिट है, जो अच्छी हैबिट है, पॉजिटिव आदत है आपकी जिससे आपको फ़ायदा पहुँचता होगा, आपने यकीनन उसको अपने लाइफ में आज़मा के देखा होगा। कोई भी हैबिट्स हो सकती है, नमाज़ पढ़ने की हो सकती है, वेट लिफ्टिंग की हो सकती है, जॉगिंग की हो सकती है, या बुक रीडिंग की हो सकती है। जिस तरह की कोई भी पॉजिटिव एग्ज़ाम्पल हैबिट हो सकती है जो आप कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो यकीनन आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा यकीनन फ्यूचर में भी। तो ये था इसका पहला चैप्टर जिसका टाइटल था द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। अब इसका सेकंड चैप्टर है हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी, मतलब आपकी हैबिट्स जो हैं वो किस तरीके से आपकी आइडेंटिटी शेप करती हैं और वाइस वर्सा। ये सेकंड चैप्टर है, इंशाल्लाह इसका अब हम रिव्यू करेंगे। होपफुली आपको ये फर्स्ट चैप्टर पसंद आया होगा इस एटॉमिक हैबिट्स का। इसका अब हम नेक्स्ट चैप्टर भी रिव्यू करेंगे। होपफुली आप वो भी ज़रूर देखेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। आपने अभी तक अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।